एसी का मीनिंग ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, बट हम जनरली इसको एसी वोल्टेज या एसी करंट बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो नेचर होता है वो इस टाइप का होता है, यानी विद टाइम अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी द साइनसॉइडल वेव। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज होती है। तो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt में अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द एंगल, यानी बाय रोटेटिंग द कॉइल, तो ये हमारे पास आ जाता है, फ्लक्स होती है NBA cos थीटा। तो जब हम d/dt ऑफ cos फाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस NBA d/dt ऑफ cos थीटा। cos थीटा को हम cos ओमेगा t लिखें और दोबारा इसको डिफरेंशिएट, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा को हम ओमेगा t लिख सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। cos थीटा को हम लिखते हैं cos ओमेगा t। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ये साइनसॉइडल वेव है। तो जो हमारा साइन वेव का नेचर होता है वो ये होता है, दिस मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही हमारी पीक वैल्यू आएगी। इस NBA ओमेगा को हम पीक वैल्यू लिखते हैं E0 साइन ओमेगा t। अगर वोल्टेज इस फॉर्म की है तो करंट का नेचर भी यही होगा। जो आपको यहाँ से नहीं दिख रहा था तो देख के साथ परिचय पे बैठो, पर एंगल पे आता होगा तुम्हें। श्योर। सो E is E0 साइन ओमेगा t। तो AC चैप्टर में हमने पढ़ना ये है कि हमारी वोल्टेज हमेशा यही रहेगी। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वोल्टेज हम देते हैं, करंट डेवलप होता है। वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वोल्टेज हमारे हाथ में होती है, करंट डिवाइस के हिसाब से प्रोड्यूस होता है। कुछ डिवाइसेस में करंट ज्यादा चाहिए होता है, जहाँ में हीट ज्यादा चाहिए होती है वहाँ करंट ज्यादा आता है, तो उनकी रेजिस्टेंस कम रखी जाती है या होती है। और कुछ डिवाइसेस में हमें करंट कम चाहिए होता है, जहाँ में हीट नहीं चाहिए, मिक्सी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी जहाँ में चाहिए, फैन हो गया, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू हम कम रखते हैं। तो करंट कम करने का मतलब है रेजिस्टेंस सर्किट की ज्यादा होगी, और करंट ज्यादा करने का मतलब नेट रेजिस्टेंस कम होगी। अब नेट रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो डीसी में हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टर, मतलब डीसी में मेरे पास सिर्फ यही रेजिस्टेंस होती है, बट एसी में हमारे पास एसी कंट्रोल करने की 3 डिवाइसेस होती हैं, L, C एंड R। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि जब हम ये वाली वोल्टेज L के क्रॉस देंगे तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, ये वोल्टेज जब हम C के क्रॉस लगाएंगे तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, और यही वोल्टेज जब हम R के क्रॉस देंगे तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा। सो प्रैक्टिकली इस चैप्टर में हमें बिहेवियर ऑफ L, C एंड R पढ़ना है व्हेन वी अप्लाई द AC अक्रॉस दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक एवरेज वैल्यू की। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो ये अगर वोल्टेज ऐसी है तो करंट का नेचर I इज I0 साइन ओमेगा t होगा। हालांकि फेज अलग हो सकता है, L, C और R में हमारे करंट का फेज अलग अलग हो सकता है, वही हमने पढ़ना है कि क्या होगा और कैसे होगा। बट लेट अस सपोज कि मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट I इज I0 साइन ओमेगा t की फॉर्म का है, तो I0 इज द पीक वैल्यू ओनली एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बाकी हर जगह पे मेरी वैल्यू ऑफ करंट इज लेस देन पीक। अगर पीक 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर हमारी सिर्फ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, बाकी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे द वैल्यू इज लेस देन 10। और अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल की बात करूं, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0, क्योंकि जितना चार्ज करंट की वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आया उतना ही नेगेटिव चार्ज नेगेटिव हाफ साइकिल में आ गया, तो नेट चार्ज सप्लाइड इज 0। फाइन, ओवर कंप्लीट साइकिल, ये बहुत जरूरी है। कंप्लीट साइकिल मतलब ये पॉजिटिव हाफ और ये मेरा नेगेटिव हाफ। इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ AC हम कंप्लीट साइकिल में हम उसकी बात नहीं करते, क्योंकि इट हैज नो मीनिंग। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि DC वोल्टमीटर और DC एमीटर जो है, वी कैन नॉट यूज DC वोल्टमीटर एंड DC एमीटर टू मेजर द AC वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि DC वोल्टमीटर एवरेज वैल्यू मेजर करता है, DC एमीटर एवरेज वैल्यू मेजर करता है। यही अगर मैं DC बनाऊं तो वो ये बनेगी। ठीक है,
तो ये हमारी डीसी है, ये हमारी एसी। तो इसलिए डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर हमारे लिए किसी काम के नहीं है। बट फिर मैं इसको कैसे हम स्टडी करेंगे? अगर इसकी एवरेज 0 है तो हम इसकी एवरेज निकालते हैं ओवर हाफ द साइकिल। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ द साइकिल हमने पिछली बार डिराइव की थी। ये हमारे कोर्स में डेरिवेशन है भी नहीं, इसलिए दीक्षांत ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इसका मैं सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बता रही हूँ। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ द साइकिल इज इक्वल टू हाउ मच? जल्दी बोलो। 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। इट मीन्स इस हाफ साइकिल में अगर पीक वैल्यू मेरा 10 एम्पेयर था तो इसका मतलब हाफ साइकिल में जो चार्ज गया वो जो करंट होगा वो होगा 6.37। अगर पीक 10 थी तो एवरेज है 6.37। Is this point clear to you? Now this is over half the cycle. This is one thing that we studied. इसकी डेरिवेशन भी हमने की थी। दीक्षांत आप मेडिकल के बच्चे हो नॉन मेडिकल के? मेडिकल। You don't have maths? No ma'am. Okay. तो फिर आपको थोड़ी सी बेसिक इंटीग्रेशन इस चैप्टर में जो होगी वो सीखनी पड़ेगी, वो मैं साथ साथ बता दूंगी। हालांकि मैंने उस दिन 2-3 इंटीग्रल बता दिए थे। साइन n ओमेगा t dt ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। बच्चे जहां तक पॉसिबल हो क्लास मत मिस किया करो, नहीं तो लिंक होता है। अब ये जो आज पिछली क्लास में पढ़ा दिया, अगर मैं ये नहीं ब्रीफ करूंगी तो तुम्हारा अगला पूरा कुछ भी समझ नहीं आएगा। साइन n ओमेगा t 0 to t, यानी साइन की एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट n ओमेगा t। ओमेगा t मतलब एक साइकिल, ठीक है। ओमेगा टी मतलब थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, कितने भी साइकिल, अगर एक साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 है तो आपके 2 साइकिल्स की भी 0 होगी, आपके 3 साइकिल की भी क्या होगी? 0। तो साइन n ओमेगा टी dt ओवर द कंप्लीट साइकिल, बच्चे लिमिट ध्यान रखनी है। ये 0 to t है तभी ये 0 है, अगर ये 0 to t नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा। सिमिलरली कॉस की भी एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल इज 0। कॉस के कर्व जो हमारे बनते हैं वो ये बनता है, कॉस इज अ हेड ऑफ साइन बाय पाई बाय 2। जब साइन 0 होता है तो कॉस मैक्सिमम होता है, जब साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस 0 होता है। इट इज लाइक दिस। कॉस को याद रखने का और साइन को याद रखने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो SHM होता है। SHM, ये मेरा कॉस कर्व है, तो कॉस की भी हमारे पास एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, 1/4 साइकिल ये हुआ पॉजिटिव, 1/4 साइकिल ये हुआ पॉजिटिव और हाफ साइकिल ये हुआ नेगेटिव। तो 1/4 हाफ हो जाएगा और ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया और ये दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। और इस ग्राफ की ये पॉइंट्स आपको बताने चाहिए, 0, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। और फेज की टर्म्स में बात करेंगे तो फेज की टर्म्स में यही ग्राफ हमारा 0 to 2 पाई जाता है। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। तो हमेशा कॉस और साइन को अगर आपको स्पेशली में जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको हमेशा इस तरीके से याद कराती हूँ कि सिंपल पेंडुलम माइंड में रखो, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, आप उसको ऑसिलेट कैसे कराते हो? मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू अदर एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम टू मीन। ये 1/4 के 4 इंटरवल ध्यान में रखो। जब मैंने पेंडुलम को ऑसिलेट कराना है तो मैं उसको मीन से, मैंने उसको एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ दिया और हम पेंडुलम की पहली 1-2 ऑसिलेशंस कभी अकाउंट में नहीं लेते। मतलब पेंडुलम का मेरा मतलब है जब वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑलरेडी वो ऑसिलेट कर रहा है। तो जब एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व करते हैं उसकी मीन पोजीशन से, जब वो अपनी मीन पोजीशन पे था तब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो मीन से एक्सट्रीम जाएगा, मीन से एक्सट्रीम गया, ठीक है। एक्सट्रीम टू मीन आया, फिर उसकी वैल्यू 0 हो गई, फिर इस मीन से इट विल गो टू अदर एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम टू मीन। आप साइन का ग्राफ देखो, मीन टू एक्सट्रीम, मीन t इज इक्वल टू 0 पे मीन, 1/4 साइकिल बाद एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू अदर एक्सट्रीम, नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो गया, अदर एक्सट्रीम टू मीन।
तो एक SHM आपको साइन और कॉस स्टडी करने के लिए सफिशिएंट होता है। मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू अदर एक्सट्रीम टू मीन। ये मेरा साइन कब हो गया। अगर इसी पेंडुलम को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया जब वो अपनी एक्सट्रीम पे था, जब मैंने स्टॉपवॉच ऑन की तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, t=0 पे वो कहाँ है, अपनी एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम वेरिएबल एम्पलीट्यूड की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सट्रीम से मीन, ठीक है। अब मीन टू अदर एक्सट्रीम नेगेटिव हो गया, अदर एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। एक साइकिल यही हुआ ना, पॉजिटिव से शुरू किया प्लस ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से प्लस ए 0, माइनस ए 0, प्लस ए, T/4 के 4 साइकिल। यानी ये वो SHO है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसकी एट t=0 x जो है वो प्लस ए है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। कॉस कर्व वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसमें आपने उसको स्टडी करना शुरू किया व्हेन द पार्टिकल वाज एट इट्स एक्सट्रीम। और ये जो है साइन कर्व, ये वो कर्व SHO का है। SHO पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वो SHO है जिसमें एट t=0 x=0 एंड द बॉडी इज मूविंग टू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी मीन से पहले वो पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगी एंड सो ऑन। तो साइन इज लैगिंग बिहाइंड। अब इसमें इस चैप्टर में मुझे 2 टर्म्स मिलती हैं, लैग बिहाइंड एंड लीडिंग। लैगिंग बिहाइंड का मतलब साइन ये है और कॉस ये है। इट मीन्स साइन इज लैगिंग बिहाइंड, साइन कर्व लैग्स बिहाइंड द कॉस बाय π/2। अगर फेज की टर्म्स में देखोगे तो बाय π/2, क्योंकि t/4 टाइम में एक पार्टिकल कितना फेज कवर करता है, π/2। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? या इसको दूसरे तरीके से मैं बोल सकती हूँ, cos लीड्स द साइन, cos लीड्स द साइन बाय π/2। π/2 का मतलब t=0 पे इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है और इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो टाइम के हिसाब से t/4 और फेज के हिसाब से π/2, cos π/2 आगे चलता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम आते हैं AC पे। अब हमारी AC की एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल 0 है, ओवर हाफ द साइकिल इज 0.637, बट हाफ द साइकिल के लिए मैं उसको थ्योरेटिकली पढ़ाने के लिए तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली उसका मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे AC की फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इट इज 50 हर्ट्ज, US में 150 हर्ट्ज है। अगर आप US से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हैं तो आपको एक AC उसमें फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाना पड़ता है जो कि 150 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज पे चलाने के लिए उसको चेंज कर देता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या होता है बच्चे? साइकिल्स पर सेकेंड है बच्चे, बट पोलैरिटी 100 टाइम्स चेंज होगी ब्रो। 50 हर्ट्ज मीन्स 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी एक इन वन साइकिल आपकी पोलैरिटी चेंजेस ट्वाइस। हमारी पोलैरिटी ट्वाइस चेंज होती है एक साइकिल में। ये देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू जस्ट पॉजिटिव। और अगर इससे ना क्लियर हो तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है। कॉस और साइन में हमारे लिए प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही कि आपने सिस्टम को ऑब्जर्व करना कब शुरू किया। अगर आपने सिस्टम को तब ऑब्जर्व करना शुरू किया जब वो अपने मीन पे था तो साइन कब आएगा, और जब वो अपने एक्सट्रीम पे था तो कॉस कब आएगा। तो ये देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो पोलैरिटी चेंजेस ट्वाइस। और यहाँ पे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इसके बाद जस्ट ये अगर आप देखोगे तो इट हैज जस्ट मूव्ड आ गया। तो यहाँ से देख लो कि 0 से शुरू होके आपके पास 2 बार एक साइकिल में पोलैरिटी चेंज होती है, यानी 1 सेकेंड में हमारी पोलैरिटी विल चेंज 100 टाइम्स। तो इट मीन्स मेरा हाफ साइकिल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ। हाफ साइकिल को कितना टाइम लगेगा? हाफ साइकिल ऑफ AC will take 1/100 सेकेंड,
which is too lesser time to measure it. अगर मुझे इसको measure करना हो तो 1/100 सेकेंड is very lesser time, it's very small time. तो अब हमारी प्रॉब्लम है कि हम AC को रेटिंग कैसे करें जब एवरेज वैल्यू उसकी वैसे 0 है, हाफ द साइकिल में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। RMS value is known as root mean square or effective or virtual. तो this is basically, इसकी डेफिनेशन आप लिखिए तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। RMS value of AC is that value of steady current या DC. RMS value of AC is that value of DC which will produce the same amount of heat as is produced by given AC in the given circuit when passed for the same time. So RMS value of AC is that value of DC. क्यों हमने DC रेफरेंस रखा? I told you कि जो मतलब हमारी AC है वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी हर मोमेंट चेंज हो रही है उसको हम एज इट इज स्टडी नहीं कर सकते, फाइन, क्योंकि वो तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक भी स्टेबल नहीं है। तो हमने उसको रेफरेंस रखने के लिए, हमने उसको कंपेयर करने के लिए अपना रेफरेंस हमेशा हम क्या रखते हैं? DC। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा AC है जिसकी पीक वैल्यू है 10 एम्पियर, तो ये मेरी कितनी DC की इक्विवेलेंट है? मैंने अपना रेफरेंस जो है वो स्टेशनरी रखा है। सो RMS वैल्यू ऑफ AC is that value of DC which will generate the same amount of heat in the given circuit when passed for the same time as is produced by the AC। मतलब ये मेरी AC है, let us suppose जिसकी पीक वैल्यू थी I0, फाइन, I0 पीक वैल्यू वाले AC को एक गिवन सर्किट में, मेरा कोई एक सर्किट था जिसमें मैंने इसको पास कराया, तो अगर इस सर्किट में मैंने इस AC को पास कराया तो इसने कुछ हीट जनरेट की। अब इसने जो हीट जनरेट की वो तो ओवरऑल, अब हीट क्या होती है? I स्क्वायर आती। अब I की वैल्यू तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या थी? डिफरेंट थी। मैंने इसको 10 मिनट के लिए इसमें पास कराया, 10 मिनट में जो हीट जनरेट हुई तो उतनी ही हीट कोई ना कोई DC भी जनरेट करेगा। अगर मैं इसमें बैटरी लगा देती, सपोज करो मैंने 100 जूल्स ऑफ हीट जनरेट करी, तो 100 जूल्स ऑफ हीट कितनी DC ने की? मेरी कौन सी ऐसी DC है जिसने 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर दी? सपोज करो AC तो वो है जिसका 10 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू थी, तो DC और 10 एम्पियर तो मुझे पता है एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में भी, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि DC जो होगी वो इससे कम ही रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसकी एवरेज 10 थोड़ी है, 10 तो एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम है, बाकी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू जो है वो 10 से कम है। इट मीन्स अगर मैं इसको रिप्लेस करूं बाय सम स्टेडी करंट, बाय सम DC, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो मेरे को कम होगी। तो that steady current, that DC current which will produce the same amount of heat when passed through the same circuit for the same time, उसी 10 मिनट के लिए मैं एक DC इसमें से पास करती हूँ और वो DC भी 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, तो that DC is practically the RMS value of AC। सपोज करो 7 एम्पियर आते हैं, तो इट मीन्स मेरी इस AC की इफेक्टिव वैल्यू जो है वो 7 है। ये वो AC है जिसकी पीक 10 थी, बट
AC 10 की पीक वाला इज इक्विवेलेंट टू DC करंट ऑफ 7 एम्पेयर। तो दिस 7 एम्पेयर इज द इफेक्टिव तो वही हुई ना बच्चे, क्योंकि अब ये AC तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग ही है। अब हीट जो है वो I2RT है। अब I की वैल्यू अगर हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग है तो मैं क्या कैसे जज करूं कि इस AC की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है। So the effective value of AC is that value of steady current or DC which will generate the same amount of heat in the given circuit when passed for the same time। यानी सेम सर्किट में सेम टाइम तक एक DC हमने पास कराई तो वो जो DC है that is basically equal to the effective value of AC। हमारी AC की effective value उतनी ही। Is this point clear to you? Now we have to calculate the RMS value। डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, but still I want you to do it क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है because it is going to be an integration। और नॉन मैथ्स वालों को मैं चाहती हूँ कि वो करें ताकि थोड़ी सी बेसिक इंटीग्रेशन उनको आ जाए और कंसेप्ट भी हमें तभी ही समझ आएगा। ठीक है बच्चे? So what we have to produce, this is suppose AC, I is equal to I naught sin omega t। ये सपोज करो मैंने पास किया, फाइन। Let us suppose that this AC has been passed through it so when we pass I is equal to I naught sin omega t, the small amount of the heat that will be produced dH will be equal to I square R dt, where R is the resistance of the circuit। जिस सर्किट में आपने इसको पास किया उस सर्किट की रेजिस्टेंस थी R। dt टाइम के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए मैंने AC को पास किया। In place of I have I naught sin omega t, so it will become I naught square sin square omega t dt and R। So this is what I am going to get। So this is the small amount of di लिख दिया बच्चा मैंने, this is dH actually। The heat produced dH is equal to I square R dt। हमारा हीट का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे? I square R t। This is the heat produced by the current I when passed for the time t। So corresponding to this, when the current is passed for the small interval of time dt, then dH is equal to I square R dt। Then this dH will be equal to I naught square R sin square omega t dt, integrating from 0 to t। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to t। ये इंटीग्रल कोई बच्चा बताएगा मुझे? मैथ्स का कोई बच्चा इंटीग्रल I नॉट स्क्वायर बताएगा? मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बच्चे? मैथ्स वाले बच्चों से इतनी उम्मीद है मुझे, इंटीग्रेशन कम से कम इतनी तो आनी चाहिए। बताओ बच्चों। So sin square omega t dt, how will you integrate it? है क्या बच्चे? कभी भी हमारे फंक्शन अगर लीनियर नहीं होते तो इंटीग्रेशन की फर्स्ट टेक्निक होती है टू कन्वर्ट दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन टू द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में cos 2 थीटा क्या होता है? जल्दी बोलो। हमारा एक cos 2 थीटा बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वैसे ही होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो मैं इस cos स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर की टर्म्स में ले आऊंगी, और अगर मेरा इंटीग्रल cos स्क्वायर में होगा तो मैं साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर की टर्म्स में ले आऊंगी। सी, अगर मैं cos स्क्वायर को लिखती हूँ तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो cos 2 थीटा ये हो गया हमारे पास, तो sin 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा।
So sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. ये मैंने पूरा डिराइव करके बताया उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स नहीं है. So जब भी आपका sin स्क्वायर का फंक्शन आए उसको लीनियर में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. cos स्क्वायर का आएगा तो भी फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा, तब हम sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा. सो sin स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर ओमेगा t की जगह आई विल सब्स्टिट्यूट I नॉट स्क्वायर r ब्रैकेट के बाहर हो गए. दो इंटीग्रल बन जाएंगे. एक बन जाएगा अब पहले 0 to t 1 minus cos 2 omega t by 2 into dt. Is this point clear to you? And now you break it up. You have now two integral. I नॉट स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर करो. फर्स्ट इंटीग्रल आ गया 0 to t 1 by 2 dt. 0 to t 1 by 2 dt minus 1 by 2 integral cos 2 omega t dt 0 to t. तो मैंने अभी आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर एंड यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू cos 2 omega t dt 0 to t क्या हो जाता है? 0. मैथ्स वाला बच्चा एक मिनट लगा के डिराइव कर सकता है. आप लोगों को नहीं भी डिराइव करना, कल मैंने डिराइव करके दिखा भी दिया था. अदरवाइज आप याद रखिए sin n omega t cos n omega t dt 0 to t एवरेज वैल्यू गोइंग टू बी 0. तो ये तो खत्म हो गई टर्म. सिर्फ ये बचा मेरे पास I नॉट स्क्वायर r 1 by 2 dt का इंटीग्रल आएगा t लिमिट 0 to t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? I नॉट स्क्वायर r by 2 into t minus 0. So I नॉट स्क्वायर r by 2 into t. So I get heat produced. यहाँ पे h हो जाएगा. Integral dh था. So this becomes now h. So h is equal to I नॉट स्क्वायर r t by 2. So ये मैंने हीट प्रोड्यूस निकाली है बाय AC. हमारी AC हमने ली ना I नॉट साइन ओमेगा t. तो ये पूरी की पूरी हीट मेरी किसने प्रोड्यूस की है? AC ने. अब हमने जो डेफिनेशन बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी? हमारे हिसाब से एवरेज RMS वैल्यू ऑफ AC is that value of DC which will produce the same amount of heat when passed through the same time. So मेरी DC let I RMS is basically the DC current. ठीक है. अगर DC करंट को मैं इस सर्किट में T टाइम के लिए पास कराऊंगी तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा बच्चे? जल्दी बोलो. I RMS स्क्वायर R T. वही सर्किट था R रेजिस्टेंस वाला. T टाइम के लिए पास करा तो ये RMS वैल्यू ऑफ जो DC करंट था वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? I स्क्वायर RT. और ये दोनों हीट क्या होनी चाहिए? सेम. तो इट मीन्स I RMS स्क्वायर RT should be equal to I नॉट स्क्वायर RT by 2. Is this point clear to you? हमने AC की हीट प्रोड्यूस निकाली और अगर उसी सर्किट में मैं DC पास कराती तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता. दोनों हीट होने चाहिए सेम. सो I RMS is equal to I naught by root 2. This is the effective value of AC. So effective value of AC is peak upon root 2. तो peak upon root 2, root 2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो this comes out to be 0.707 of peak value. So the peak value is practically overrated है. मतलब लाइक पीक से हमेशा हमें जो इफेक्टिव मिल रही है वो कम है. सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC और RMS वैल्यू ऑफ AC also known as virtual value of AC is 0.707 times of
I naught. ठीक है. So now from here you know that हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है, बताइए बच्चे. 220 वोल्ट. तो वो 220 वोल्ट क्या है हमारी, ठीक है. जी नहीं, रेटेड वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज, वो पीक नहीं है. पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 311, क्योंकि जो रेटेड वैल्यूज हैं, रेटेड वैल्यूज ऑफ एसी इज आरएमएस वैल्यू नॉट द पीक वैल्यू. जो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे इन आर हाउस होल्ड इन इंडिया में हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट अगर हम बोलते हैं तो दिस 220 वोल्ट इज नॉट द पीक वैल्यू. दिस 220 वोल्ट इज द आरएमएस वैल्यू. ये आरएमएस वोल्टेज है. रेटेड वैल्यूज हमेशा आरएमएस वैल्यूज होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे. इट मीन्स कि जैसे ही मैंने आरएमएस करंट की निकाली थी, आई आरएमएस मैंने निकाली थी आई नॉट बाय √2. सिमिलरली वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2. अगर वोल्टेज को आप वी लिखते हैं या स्मॉल ई लिखते हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो आरएमएस आ रही है, जो 220 वोल्ट है, वो आरएमएस वैल्यू है. इट मीन्स हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आ रही है उसकी पीक वैल्यू क्या है. Peak value of voltage will be equal to 220 into √2. V0 कितना हो जाएगा, VRMS into √2. So 220 into 1.414 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 311 आएगा. चेक करो 311 है या 314 है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऑलमोस्ट 300 क्रॉस होती है. एंड दैट इज व्हाई डीसी वोल्टेजेस आर लेस डेंजरस देन एसी. हमारी जो एसी है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हम कितनी आ रही है बच्चे, 311 ना. सो दिस मीन्स AC of 220 volt is more dangerous than DC of same value. हम 9th क्लास में तो बताया था कि AC कम डेंजरस है, क्योंकि DC का करंट लगा तो वो लगता ही जाएगा. AC कम डेंजरस नहीं है बेटा, AC तो ज्यादा डेंजरस है. DC तो डेंजरस नहीं होती तो, क्योंकि बच्चे एक तो डीसी वैसे ही 220 वोल्ट की तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं. बट अगर तुम वैसे भी देखोगे कि 220 वोल्ट की डीसी की कांस्टेंट वैल्यू 220 वोल्ट ही है, बट जो 220 वोल्ट की एसी है उसका एक इंस्टेंट पे तो 311 ही है, और वो इंस्टेंट एक सेकंड में 50 बार आएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज 50 साइकिल्स है तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स आ रहे हैं, तो 50 टाइम्स तो आपको पीक 100 टाइम्स आ रही है. बल्कि नेगेटिव में भी एवरेज वो पीक तो 220 आ रही है. एक साइकिल में 100 मतलब एक सेकंड में 100 बार तुम्हारी 220 वोल्ट का मैग्नीट्यूड आ रहा है. तो दैट इज व्हाई 220 वोल्ट की एसी एक्चुअली 311 वोल्ट की पीक है, और पीक वैल्यू एक साइकिल में हमारे पास 2 बार आती है, और एक सेकंड में हमारे पास 50 साइकिल्स आते हैं. तो 100 टाइम्स तो एक सेकंड में 311 लग रहा है. अदरवाइज 220 हाँ कम ज्यादा भी होगा, बट एसी इज मोर डेंजरस. एसी इज मच मोर डेंजरस देन डीसी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है. और भी इसके काफी सारे रीजंस हमको मिल जाते हैं छोटे छोटे, दैट एसी इज अट्रैक्टिव, डीसी इज नॉट अट्रैक्टिव, आवर बॉडी अट्रैक्ट्स एसी. बट मेजर वही है कि एसी, पहली बात तो एसी हम लोग यूज भी ज्यादा एसी ही करते हैं. हमारे लिए एसी ज्यादा डेंजरस है. हाई वोल्ट्स पे डील करते हैं. ट्रांसमिशन जहां भी होती है वहां पे हाई वोल्टेजेस पे होती है. दैट वे एसी इज मच मोर डेंजरस. और एक मेजर रीजन जो हमारा आता है वो यही आता है कि इसकी पीक जो है वो 220 जो है वो रेटेड वैल्यू है. यहाँ का सबसे मेन कंसेप्ट जो हमारा वो है कि आपको जब भी न्यूमेरिकल में मिलेगा अपनी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, so that 220 volt is not the peak value, that is the RMS value until and unless specified.
अगर आपको स्पेसिफाई की गई है कि एन एसी ऑफ पीक वैल्यू दिस, तो अलग बात है। अदरवाइज जो एसी की वैल्यू अगर आप अडेप्टर भी देखेंगे, आप चार्जर्स भी देखेंगे, तो उसके लिखा होता है 220 वोल्ट दिस। तो जो भी रेटेड वैल्यू होती हैं हमारी डिवाइसेस की, दे आर द आरएमएस वैल्यूज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा सबसे, जहाँ से हमारा प्रैक्टिकली एसी शुरू होता है।